अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 12 उर्दू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? हिजरत, जो अहमद जमाल पाशा द्वारा लिखा गया हुआ है। इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इससे पहले हम करा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 10 तक। अभी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो आराम से हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट बना होगा, जहाँ से आप लोग आसानी से चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास कर सकते हैं। और हम गारंटी देते हैं, जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही है किताब से। और जब आप किताब का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब ही होता है आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाए है। अगर आप लोग जब वो वाला पूरा समझ लेते हैं, यानी कि आप पूरा चैप्टर जब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बात तो आपको भी पता होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं। अभी आप लोग क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिजरत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मात्र एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और अगर आपको PDF नोट चाहिए तो वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा हम वीडियो में बता देंगे। ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो, जितना भी क्वेश्चन चैप्टर 5 से बनता है, टोटल क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर 5 कंप्लीट बस एक वीडियो में। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, दरस नंबर 3, दरस नंबर 1 में क्या था? खाका था। और दरस नंबर 2 में मजमून था। यहाँ पर दरस नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। दरस नंबर 3 में क्या है? इंशाइया। दरस नंबर 1 में खाका, जो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी थी, जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्लस लाइन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला भी क्लास करा चुके हैं। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए तो चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हम दरस नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं हिजरत, जिसके मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा। मुसन्निफ किसको कहते हैं ये बात तो आपको पता ही होगा। मुसन्निफ यानी कि चैप्टर का लेखक। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मुख्तसरीन सवालात, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मुख्तसरीन मतलब बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल जवाब के तौर पर। तो आप लोग इसको सब्जेक्टिव मत समझिएगा, ऑब्जेक्टिव समझकर पढ़िए। हो सकता है आपके 2 नंबर में भी पूछ दिया जाएगा, तो अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो बस आपको इतना ही लिखना है। तो सवाल नंबर 1 आपका क्या है? हिजरत का ताल्लुक किस सिनिफ अदब से है? देखिए क्या कहा जा रहा है, हिजरत जो आपका चैप्टर है उसका ताल्लुक किस सिनिफ अदब से है? तो ये एक इंशाइया है, तो जवाब सिनिफ इंशाइया से है। इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करना है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, हिजरत का ताल्लुक किस सिनिफ अदब से है, तो ऑप्शन ए में दे देगा खाका, अफसाना, नाविल, इंशाइया। तो किस में टिक करना है आपको? इंशाइया में टिक करना है। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है ऑप्शन वाला, तो हम वो वाला भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक आप लोग नहीं किए तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारा जो है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग वो क्लास किए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो जाइए हमारे चैनल पर अपलोड है, मिल जाएगा। और अगर आपको PDF नोट चाहिए तो मेरा नंबर है 9835659211। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सर मुझे PDF चाहिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। हर मुल्क मुल्क मास्त से क्या मुराद है? हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जवाब देखिए क्या है। इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है। हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है, तो मतलब इससे मुराद ये है कि सारी ज़मीन जो है हमारी है, यानी कि खाना बदोश के बारे में बताया जा रहा है। खाना बदोश जो होता है आज यहाँ रहता है, कल उठाता है बोरिया बिस्तर दूसरे जगह चला जाता है, यानी कि जितना भी ज़मीन है उसका ही है। हर मुल्क मास्त है, तो उसका मुराद क्या है? सारी ज़मीन हमारी है। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। बाद शमाल और बर्फ़ानी हिसार के माने वाज़े कीजिए। बाद शमाल और बर्फ़ानी हिसार के माने का खुलासा कीजिए। तो जवाब, बाद शमाल के माने उत्तर की हवा और बर्फ़ानी हिसार के माने बर्फ़ के तोदों का घेरा। क्या कहा जा रहा है? बाद शमाल के माने क्या है? उत्तर की हवा, और बर्फ़ानी हिसार का माने है बर्फ़ के तोदों का घेरा।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महूस सफ़र रहती है? तो साइबरिया की मौसम में मुर्गिया। सरमाई तातीलात जो है, एक मिनट रुक जाइए। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन सफ़र रहती है, मतलब तो क्या इसका आंसर है साइबरिया की मौसमी मुर्गिया। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। किसके मुकाबले में मजहब इंसान माजूर है? माजूर मतलब होता है कमज़ोर है। किसके मुकाबले में मजहब इंसान जो है कमज़ोर है? तो जवाब खानाए बादोश के मुकाबले में मजहब इंसान क्या है? कमज़ोर है। सवाल नंबर 7 आपका है। इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? उनका नाम लिखिए। क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इंशाइया हिजरत जो है चैप्टर, उसमें कितने मुल्कों का नाम आया, उसका नाम लिखने के लिए तो देखिए कौन 3 मुल्कों का नाम आया, कौन कौन? अरब, यूरोप और अमेरिका। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इंशाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है जिसका नाम दर्ज झेल है। नंबर 1 अरब, नंबर 2 यूरोप और नंबर 3 अमेरिका। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके 2 नंबर में पूछा जाता है तो थोड़ा सा आपको लिखना भी होता है। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? मगरिब को जो है किसकी अलामत कहा गया है? तो जवाब मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? यहाँ पे इसका सवाल, मगरिब को जो है ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? ग़ुलामी की अलामत कहा गया है। सवाल नंबर 9 आपका है। जन्नत से कैसे हुक्म सफ़र हुआ? जन्नत से जो है कैसे हुक्म सफ़र हुआ? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्नत से हुक्म सफ़र कैसे हुआ? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। तो जवाब इब्ने आदम को भी लिख सकते हैं आप लोग, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम दे देगा, उसमें आप लोग को टिक करना है। सवाल नंबर 10 क्या है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इंसान की आखिरी हिजरत जो है वो कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? मौत है। हिजरत मतलब आप लोग जब लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो आपको बताया है, हिजरत का माने होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का में कितना साल रहे थे? 53 साल। उसके बाद हिजरत करके मदीना चले गए, फिर मदीना में 10 साल रहे। टोटल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितना है? 63 साल। तो उसी तरह इंसान का जो आखिरी हिजरत है वो क्या है? मौत है। दुनिया को छोड़कर आखिरत की ओर चले जाना। तो उम्मीद है आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम 2 नंबर वाला सवाल कवर करेंगे, उसके बाद 5 नंबर वाला कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। तो क्या है? मुख्तसर सवालात मा जवाबात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। यानी कि आपके 2 नंबर में जो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है 2 नंबर का? 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से कितना क्वेश्चन बनाना होता है आपको? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अगर आप लोग बना दीजिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन हर हाल में कवर करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही बनाना है। अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो 100% 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको बनेगा, लेकिन आपको बनाना कितना? 5। तो जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन, उसको आप लोग लिख के आ जाइएगा, आराम से आपका 10 नंबर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? खाना बदोश के काफ़िले किस तरह सफ़र करते हैं? मुख्तसर बयान कीजिए। खाना बदोश का जो काफ़िला होता है वो किस तरह सफ़र करते हैं? छोटा सा बयान कीजिए। मुख्तसर मतलब छोटा सा होता है। तो जवाब इस तरह से आप लोग को लिखना है। पहले आप लोग देखिए, इसको समझिए। अगर आप लोग पूरा समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम लिखना। अगर आप लोग पूरा टॉपिक समझ लेते हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से समझाने का। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो 100% आप अपने से एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा। तो जवाब, खाना बदोश के काफ़िले के सफ़र की मंजर कशी अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह किया है। खाना बदोश के काफ़िले का सफ़र का मंजर कशी जो अहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह किया है। क्या किस तरह किया है वो हम अभी पढ़ेंगे। कि बंजारों का एक ताज़ा दम काफ़िला सरगर्म सफ़र है। बंजारों का जो एक ताज़ा दम काफ़िला है, सरगर्म है। इनके खेमे और ज़रूरियात, ज़िंदगी के सामान, खचरों मतलब घोड़े गधा जो होता है उस पर लदे हुए है। मतलब उनकी ज़िंदगी ज़रूरत के जितने सामान होते हैं खचरों पर लदे हुए हैं। किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे हैं तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजरे में दुबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का सरदार सेना फैलाए बड़ी शान से चलता है। हर तरफ आंखें घुमाकर देखता जाता। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे मर्दों की सफ़े है। हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान ज़रूर है। मतलब हर एक के सामान में
क्या कहा जा रहा, बंजारा जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, मतलब खाना बदोश जो है, तो उसका जितना भी सामान रहता है खच्चरों पर गधे पर लोड रहता है। वही बात है, देखिए कहा जा रहा है ना, किसी बांस पर मासूम बच्चे खुशी से उछल रहे, मतलब किसी गधे पर मासूम बच्चे खुशी से उछल रहे, तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजरे में दुबका हुआ तोता बैठा हुआ, मतलब किसी के ऊपर पिंजरे में तोता दबा बैठा हुआ है। बंजारों का सरदार जो होता है वो सीना फैलाए हुए बड़ी शान से चलता है और हर तरफ आंखें घुमा कर देखता है, और चारों तरफ आंखें घुमा कर देखता है। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे मर्दों की सफ़े है। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे मर्दों की सफ़े है, मतलब लाइनें हैं। हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान ज़रूर है, मतलब उसमें जितने भी आदमी है उनके हाथ में कोई ना कोई सामान ज़रूर है। किसी के हाथ में गाय की रस्सी है, किसी के हाथ में क्या है, गाय की रस्सी, तो किसी के हाथ में बकरी की डोरी। तो सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं, तो सबके पीछे सर झुकाए कुत्ते भी साथ में चल रहे हैं, जैसे इन्हें इस मकाम से अनियत हो गई हो और वह बस्ती उजड़ने से टूट गए होंगे। मतलब बोल रहा है बंजारा जो होता है, जैसे एक जगह से दूसरा जगह छोड़ रहा है, तो सबके हाथ में कोई ना कोई सामान रहता है। किसी के हाथ में गाय का रस्सी, तो किसी के हाथ में बकरा का डोरी। इसी तरह सब लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाते हैं और उस बस्ती से मोहब्बत हो जाती है, जैसे उसका दिल टूट गया हो उस बस्ती को छोड़ने से। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम नंबर दे चुके हैं। अगर आपको नंबर नहीं मिला होगा तो जाइए हमारे चैनल में, आर्ट चैनल कवर में मेरा नंबर दिया होगा, वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं और आप मैसेज कीजिएगा सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और आपको अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आता हो तो आप मैसेज कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसका हम स्पेशल से एक वीडियो बनाएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे समझाने का। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। हिजरत का इस्तेहकाम की अलामत है कैसे? तो जवाब, हिजरत इस्तेहकाम की अलामत इस तरह है कि हिजरत करने से आदमी तरह तरह के मुशाहिदे और तजुर्बात से दो चार होता है। इस तरह मुहाजिर की फ़िक्र में इस्तेहकाम पैदा होता है। हिजरत एक ऐसा फ़र्ज है, हिजरत जो है एक ऐसा फ़र्ज है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। हिजरत जो है एक ऐसा फ़र्ज है, फ़र्ज काम है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से किसी तरह चूक जाते हैं, मतलब कोई लोग हिजरत के फ़राइज़ की अदायगी से कोई किसी तरह चूक जाते हैं, यानी कि छूट जाते हैं, फिर भी वह आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में हिजरत नहीं करते हैं, जैसे मतलब कोई उसका घर जहाँ है वहीं रहते हैं, तो वो चूक जाते हैं, तो वो आखिरी हिजरत क्या है, यानी मौत से नहीं बच पाते। मौत तो हर किसी को आना है। वो मौत जैसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा। मौत जैसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा। अयाज जैसे ग़ुलाम को भी नहीं छोड़ा। अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकबिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहाँ इन्हें फ़िक्री इस्तेकाम का एहसास होता है। मतलब हिजरत क्या है, हिजरत क्यों ज़रूरी है? हिजरत सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन सब नहीं करते हैं। अगर कोई हिजरत करना छूट जाता है या चूक जाता है तो उसको आखिरी हिजरत करना ही होता है। आखिरी हिजरत क्या है, यानी मौत। मौत हर किसी को आना है, हमारे नबी को भी मौत आए है, हर किसी को मौत आया है, इसलिए हिजरत, आखिरी हिजरत जो है मौत, वो सबको करना है। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। खाना बदोश की ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे? ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आसानी से इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। जवाब, खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर और ज़िंदगी का धंधा तो एक मासूम बच्चे की रैयत के घर के मानिंद है। क्या कहा जा रहा? खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार इस तरह है कि इसका घर और ज़िंदगी का धंधा जो है एक मासूम बच्चे की रैयत के घर के मानिंद है। जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता है, जिस तरह कुम्हार जो था, कुम्हार किसको कहते हैं, गैला वाला जो बनाता है उसको कुम्हार कहा जाता है। तो जिस तरह एक कुम्हार रोज़ाना अपने चाक से, अपनी मेहनत से उस चाक से तरह तरह के बर्तन बनाता है और तोड़ता रहता है, इधर किसी बर्तन की शक्ल जरा सी बिगड़ी फ़ौरन उसे तोड़ डाला। मतलब कुम्हार जो है कि बर्तन बनाता रहता है, अगर बर्तन का शक्ल थोड़ा सा भी बिगड़ी तो उसे फ़ौरन तोड़ डाला और फिर से बर्तन बना डाला। ठीक इसी तरह खाना बदोश भी है, मतलब ठीक कुम्हार के तरह ही खाना बदोश है। इसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घर विंदे और धंधे बनते रहते हैं। मतलब खाना बदोश के ज़िंदगी से जो है रोज़ाना तरह तरह के घर
बनते हैं और धंधे रहते हैं। इधर ज़रा किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर उसने उस मिट्टी के ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी सान लेता है। उसी तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार के मानिंद है। मतलब कुम्हार जिस तरह, जैसे कुम्हार होता है वो घैला बनाता है या मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है, उसका शक्ल जरा सा भी बिगड़ी तो उसे फ़ौरन वो तोड़ डालता है और उसे बना डालता है फिर से। इसी तरह खाना बदोश का भी कुम्हार के तरह ज़िंदगी है। मतलब वो जहाँ जाते हैं वहाँ किसी तरह का भी तकलीफ़ होता है या परेशानी होता है तो फ़ौरन वो उसे छोड़कर दूसरे जगह अपना घर बना लेता है और फिर वहीं से वो अपना धंधा शुरू कर देता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखना, ये बात हम बार बार बता रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। साइबरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ लीजिए। उतना क्वेश्चन ये वाला इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर समझ लेते तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन कवर कर लेते तो 100% आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और फिर भी आपको चैप्टर कवर करना है तो हम लाइन वाले एक्सप्लेनेशन वाला भी क्लास कराते हैं। अगर आप लोग को वो क्लास करना है तो हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप लोग आसानी से क्लास कर सकते हैं। तो जवाब, साइबरिया की मुर्गाबिया मौसम सरमाया हिजरत इसलिए करती है कि उत्तर की ठंडी हवाओं के वजह से इसके इलाके में बर्फ़ जमने लगती है। उत्तर की ठंडी हवाओं के वजह से इसके इलाके में क्या जमने लगती है? बर्फ़ जमने लगती है, जो मुर्गाबियों के लिए नामुवाफिक साबित होती है। इधर शिमाली पहाड़ों और वादियों पर जैसे ही बर्फ़ जम हुआ, ये मुर्गाबियाँ बाद शिमाल के बर्फानी घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब उड़ जाती है। वो परिंदे बाहर की तलाश में खजा से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती है और जब मौसम सरमा ख़त्म हो जाता है तो फिर वो अपने वतन साइबरिया वापस आ जाती है और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती है। क्या कहा जा रहा है? मुर्गाबिया जो है एक चिड़िया का नाम है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। साइबरिया की मुर्गाबिया जो चिड़िया है, मौसम सरमा, मौसम जब चेंज होता है तो हिजरत उसी लिए करती है। जब मौसम का चेंज होता है, बदलाव होता है, तो इसलिए वो हिजरत करती है। उत्तर की ठंडी हवाओं जब उसकी इलाके में बर्फ़ जमने लगती है तो जो मुर्गाबिया होता है वो नामुवाफिक, उसके लिए मतलब वो मौसम सही साबित नहीं होती, इसलिए वो शिमाली पहाड़ों की और वादियों पर जैसे ही बर्फ़ जमना शुरू होने लगता है, ये मुर्गाबिया जो होता है बाद शिमाल के बर्फानी घेरों को तोड़कर जुनूब की जानिब उड़ जाती है। वो परिंदे बाहर की तलाश में खजा से टकराते हैं, मुसलसल उड़ती रहती है और जब मौसम सरमा ख़त्म होता है और जब मौसम ठीक हो जाता है तो फिर वो अपने वतन साइबरिया वापस आ जाती है और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती है। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नज़र से देखा? अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। मतलब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा अहमद जमाल पाशा जो है साइंसदानों को किस नज़र से देखा है, उसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। आपका क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। जवाब, अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को एक नास्तिक और दहरिया के तौर पर देखा है। इसकी वजह यह है कि साइंसदान की बुनियादी मादी दलाइल पर कायम है। दलील का जमा होता है दलाइल। इसलिए साइंसदानों का यहाँ मज़हब और खुदा का कोई तस्वर नहीं है। मतलब इसलिए बोल रहा है साइंसदानों के यहाँ मज़हब और खुदा का कोई तस्वर नहीं है, साइंस खुदा को नहीं मानता है। साइंस जब अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंच जाता है और फितरत जब रूमानियत से मिल जाती है तो रूमानियत पर मादियत का गुलबा हो जाता है। लेकिन इस धैर्यत के बावजूद एक नास्तिक साइंसदान भी आखिरकार कलमा पढ़कर खुदा के वजूद पर ईमान ले आता है। मतलब क्या कहा जा रहा है, जो साइंटिस्ट जो होता है वो खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं, लेकिन ये सब नास्तिक होने के बावजूद भी एक साइंटिस्ट होता है जो आखिरकार कलमा पढ़ लेता है और खुदा के वजूद पर ईमान ले आता है। इसलिए इंशाइया निगार अहमद जमाल पाशा को शक है कि आज ये साइंसदान जो निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारों पर कमंडे डाल रहे हैं, इसके पश पर्दा जन्नत का शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे हैं। मतलब अहमद जमाल पाशा बोल रहे हैं उसको इसलिए शक है कि आजकल के साइंसदान जो है निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ मतलब अलग अलग सैयारों पर कमंडे डाल रहे हैं, इसलिए कि वो पस पर्दा जन्नत का शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आपके पास तो पीडीएफ होगा ही। अगर नहीं है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए 2 नंबर वाला सवाल भी